अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। ओके, हम लोग जो है वो उसमें चैप्टर में जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम मैथ्स में डिस्कस किया था कि हम लोग इसके फिलोसफिकल पार्ट, इसके प्रूफ्स के लाइट मतलब लाइट वेव जो है वो पार्टिकल की तरह उसका नेचर हम लोगों ने देखा, और पार्टिकल का हम लोगों ने एक वेव नेचर देखा, उसके बारे में हम काफ़ी सारा डिस्कशन कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने वेव पैकेट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन किया था, अनसर्टेनिटी की बात की थी। अनसर्टेनिटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन दिस मॉडर्न फिजिक्स ना, इन क्वांटम मैकेनिक्स, कि हम लोग श्योरिटी के साथ मतलब डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। सही है। क्लासिकली हम लोग बहुत डिटर्मिनेंट होते थे, बहुत ज़्यादा कह लें हमें श्योरिटी होती थी कि पार्टिकल कहाँ पर होगा, किस स्टेट में होगा, कैसी हालत में होगा। बट यहाँ पर जब हम लोग बात करते तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और हम लोग अनसर्टेन हो जाते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करते हैं, लाइक माइक्रो पार्टिकल्स को। अगर हम लोग माइक्रो लेवल पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनके बारे में, उनकी दुनिया को जब पढ़ रहे होते तो हमारा जो है वो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर। खैर, अब हम लोग जो है वो उससे फर्दर एक स्टेप आगे आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग नई तरह की फिजिक्स हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि नाउ वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ फिजिक्स, एंड अब उसकी लैंग्वेज डेवलप करनी है, उसकी मैथमेटिक्स डेवलप करनी है, उसके लिए हम लोग को फॉर्मलिज्म करनी है, वो हम लोगों को काम करना है। तो वो हम लोगों को देखना है, और इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एक चीज़ माइंड में रखिएगा, हम लोग बहुत आहिस्ता, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा आहिस्ता तो नहीं चलेंगे क्योंकि टाइम का हमें चीज़ें कवर करनी है, बट इतना जो है वो कह लें एक साइंटिफिक अप्रोच लेके चलेंगे कि हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पर फिट करने के लिए चेक करेंगे, उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर देखेंगे उस इन्फॉर्मेशन अंदर क्या क्या खराबियाँ हैं, फिर उसको बाहर निकालेंगे, फिर वो जो अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको और रिफाइन करेंगे। इस तरह करते 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 हम आखिरी एक ऐसे फॉर्मूले के ऊपर आएंगे, एक ऐसी इक्वेशन के ऊपर, एक ऐसी कह लें मैथमेटिकल फिलोसफी के ऊपर हम लोग आएंगे कि जिसपे हम लोग कह सकेंगे हाँ हमारा वो मॉडल तैयार हो गया कि जिसकी हेल्प से हम इन पार्टिकल्स को और इस तरह की चीज़ों को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। जो ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी आ गई है, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने लगे चैप्टर, ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट कहलाता है बेसिकली ये। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि हम लोग बेसिकली चैप्टर में कर क्या रहे होंगे। इस चैप्टर में हम लोग एक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, और आपने नाम सुना हुआ होगा इसका, श्रोडिंगर इक्वेशन। ये ऐसे ही है जैसे न्यूटन की इक्वेशंस जो हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बहुत अहमियत रखती है, मतलब मेन इक्वेशंस हैं। न्यूटन लॉज इज द मेन पार्ट है जिस पे पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स बेस कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से डिफाइन हो जाता है। तो जिस तरह से उनकी अहमियत है इन दो पार्ट्स के अंदर, इस तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इस इक्वेशन की बहुत अहमियत है। और इस चैप्टर के अंदर, पर्टिकुलर स्पेसिफिक इस चैप्टर के अंदर हम लोग वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन कह लें देखेंगे। ड्राइव तो नहीं करेंगे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग बाय आवर प्रीवियस नॉलेज, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो 3 डायमेंशनल पार्ट आ रहा होगा। अच्छा, इससे हम लोग कर क्या सकते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग डिफरेंट सिस्टम के एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये नज़र आ रहा होगा, मैंने कोशिश करी है, लाइट प्रॉपर लाइट है नहीं, लेकिन रिकॉर्ड तो करना, तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लूँ। तो आई होप ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। बाकी मैं देखूंगा एडिटिंग में, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा ब्राइट कर दूंगा मैं। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स के अंदर इसके पॉसिबल एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिस्टम किस किस एनर्जी लेवल में किस किस तरह से लाई कर रहा होगा, क्या क्या एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं सिस्टम के। इसको फॉर एग्जांपल आप एटम की एग्जांपल ले लें, एटम के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं कि वो कौन से स्टेट में जो है वो लाई कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, सबकी बात हो रही है। और उसके अलावा हम लोग जो है वो यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसके कहने एक एप्लीकेशन है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे टू फाइंड अ पार्टिकल एट ए सर्टेन लोकेशन। किसी पार्टिकल को, वेवी पार्टिकल को, इस तरह हम लोग कह सकते हैं, किसी वेवी पार्टिकल को किसी जगह पर हमें लोकेट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। और अगेन आपको याद होगा, हम लोग कन्फर्मेशन नहीं है, डिटर्मिनिज्म नहीं है, हम लोग
100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते पार्टिकल यहीं है, नहीं। अब हमारे पास डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। भाई यहाँ चांसेस ज्यादा हैं और यहाँ चांसेस कम है। हाँ, यहाँ चांसेस बिल्कुल जीरो है, यहाँ पर पार्टिकल नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम लोग जो है वो बात कर रहे होंगे, तभी हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन वेरियस रीजन्स। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, टनलिंग। इसको इस तरह से समझे कि लेट से अगर ये एक वॉल है, मैं इस वॉल से आर पार नहीं हो सकता जब तक मेरी एनर्जी इस वॉल की जो अपना एक कह लें इसने पोटेंशियल से बनाया हुआ है उससे ज्यादा ना हो जाए। सही है ना? फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल अगर कोई जहन में आ रही हो, वैसे मैं किससे रिलेट तो नहीं कर पा रहा, खैर अगर सपोज करें एक पार्टिकल है, ऐसे सपोज कर लेते हैं, इसको ये वॉल क्रॉस करने के लिए लेट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए और उसके पास है लेट से इससे कम है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेट से कम है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कम एनर्जी रखने के बावजूद वो इसमें से गुजर जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, चांसेस बहुत कम होंगे, बट यू विल फाइंड अ लिटिल प्रोबेबिलिटी कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। हमें बात पता है कि जब तक इस बैरियर की, इस वॉल की एनर्जी जो है, इस पार्टिकल की एनर्जी इसकी वॉल की एनर्जी से ज्यादा नहीं होगी, तब तक ये इसको तोड़ के बाहर नहीं निकल सकता, तब तक ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता। बट हम लोग देखेंगे टनलिंग इफेक्ट एक देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे एक बहुत ही थोड़ी प्रोबेबिलिटी होगी कि ये पार्टिकल कम एनर्जी रखने के बावजूद इसको जो है वो क्या कर जाएगा, टनल कर जाएगा, इसमें से क्रॉस हो जाएगा। सॉरी। तो बहरहाल इस तरह से हम लोग जो है वो एक चीज देखेंगे। तो ये लिखा वन सरप्राइजिंग रिजल्ट इज देयर इज अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विल पास थ्रू थिन बैरियर कॉल्ड टनलिंग, जो क्लासिकली पॉसिबल नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स से कहती है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप इसको क्रॉस कर जाएं विदाउट गेटिंग जो है वो, विदाउट हैविंग लेस एनर्जी। जब आपकी लेस एनर्जी होगी तो आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, बट जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स से कहती है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एक थिन बैरियर को जो है वो क्रॉस कर जाए। ओके, तो हाँ, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में कहता है ये सारा काम हम लोग वन डायमेंशन के अंदर देख रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों को करना क्या, अच्छा वैसे नॉर्मली वन डायमेंशनल फिनोमेना एज सच नहीं है सारे फॉर्म से, कम से कम हम लोग स्टडी करेंगे, जो प्रॉपर स्टडी हो सकती है वो 3 डायमेंशनल में हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेवलपिंग फेज के अंदर हैं, तो हम लोग वन डायमेंशनल का डेवलप करेंगे मॉडल को, उसको कुछ चीज़ों पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, ये बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है इसका। ये सिर्फ वैसे ही नहीं है कि हम मैथमेटिकल काम करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है। और फिर हम लोग ये इसको 3 डायमेंशनल के अंदर नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जहाँ पर हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, लाइक बड़े बड़े एटम्स हो गए, उनको स्टडी कर सकते हैं, जहां हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं, जहां हम लोग एक्सरेज के एनर्जी लेवल्स पे काम कर सकते हैं, एक्सरेज के को स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट जो है वो उससे काम ले सकते हैं 3 डायमेंशन में जब हम लोग आएंगे। तो अभी हम लोग क्योंकि 1 डायमेंशन डेवलप करनी, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग बहुत मोहतात होकर काम करेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम डेवलप करेंगे। हम लोग एक काम करेंगे, और अच्छा ये चीज़ याद रखें, साइंटिफिक अप्रोच क्या है, जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं, नई चीज़ डिस्कवर करते हैं, तो हम लोग हमेशा अपनी प्रायर नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, क्या हमने ऐसा कहीं पर पढ़ा है, अगर ऐसा पढ़ा है तो उस मॉडल को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यही करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्लासिकल वेव्स पढ़ी हुई हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशन आपने कोर्स किया होगा, उसके अंदर वेव्स एंड ऑसिलेशन, वेव का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है क्लासिकली। तो हम क्या करेंगे, उस वेव वाली पिक्चर को इस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पे फिट करेंगे, उसको फिट करेंगे, और ऑब्वियसली वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट वहां से कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास निकलेगी। उस इंफॉर्मेशन को लेके फिर हम चेक करेंगे, अच्छा इसमें ये गलतियां हैं, फिर उसको ठीक करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, अच्छा भाई फिर तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग सिस्टम के साथ दोबारा इसको जो है वो चेक करेंगे, देन दोबारा देखेंगे उसके कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, फिर उन गलतियों को दुरुस्त करेंगे। तो हम लोग बिल्कुल यही साइंटिफिक अप्रोच लेकर जो है वो इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का सबसे पहला पार्ट, वेव फंक्शंस एंड 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन।
मैं इसको यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जगह मुझे यूज़ करनी है, बोर्ड पे बहुत सारा काम होगा और मैंने फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा छोटा रखा हुआ है। अगर इस वीडियो में फ़ॉन्ट साइज छोटा लगे तो बता देगा, नेक्स्ट टाइम थोड़ा बड़ा कर लूँगा। लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं फ़ॉन्ट साइज अभी और छोटा करूँगा, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा है, सब नज़र आ रहा होगा। ओके न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि हम लोग पार्टिकल्स को एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट के बारे में क्या है, मतलब पॉइंट, अगर आप पॉइंट की बात करें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इससे कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, बट हम लोग क्लासिकली हम ऑब्जेक्ट्स को एक पॉइंट इमेजिन करते हैं और पॉइंट इज समथिंग दैट इज डायमेंशनलेस, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, उसकी लेंथ विड्थ हाइट कुछ नहीं है, उसका एरिया नहीं है, उसका वॉल्यूम नहीं है, एक पॉइंट है, सही है ना। सबसे छोटे डायमेंशन हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को स्टडी कर लेते हैं। उसके साथ क्या मामला होगा सारा हम स्टडी कर लेते हैं बाय कंसीडरिंग दैट अ पॉइंट। बट यहां पर हमारे पास एक वेव लाइक स्ट्रक्चर, और वेव और पॉइंट में फर्क क्या है, मतलब पार्टिकल और वेव में फर्क क्या है। पॉइंट इज लोकलाइज्ड, वो एक जगह पर फिक्स होगा, एक जगह पर होगा, बट वेव इज अ स्प्रेड। वेव क्या होगी कि स्प्रेड होगा, यानी कि पॉइंट मतलब वो यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी हो सकता है, इस तरह वाली कहानी होगी। तो हमें ये पिक्चर माइंड में लेके चलनी है कि हम सर्टेन नहीं है कि ऑब्जेक्ट यहीं पर लोकेटेड है, दैट इज स्प्रेडेड इन स्पेस, सही है। तो सॉरी वीडियो इसीलिए नहीं बना सके थे क्योंकि तबीयत वगैरह कुछ ऐसी ख़राब थी कि जो है वो काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह थोड़ा सा लेट हुए, तो अभी भी कुछ गला वाला ख़राब है। खैर, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है वो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर यानी कि जो वेव एस्पेक्ट है उसको जो है वो कंसिडर करके उसके मुताबिक सारा काम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले आते हैं अपनी प्रायर नॉलेज के ऊपर, दैट इज क्लासिकल वेव। क्लासिकल वेव क्या होती है? क्लासिकली हम लोगों ने एक वेव फंक्शन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे इससे, इसको हम लोग कह सकते हैं क्लासिकल वेव फंक्शन। एंड ऑनेस्टली मैं बता दूं ये बात, दो बातें यहाँ पे बतानी जो मैं भूल गया था कि हो सकता है ये वीडियो कॉल लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो, तो आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पूरा लेक्चर एक ही तरह देखें। मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा एक ही लेक्चर के अंदर सम अप कर दूं, तो अगर ये वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा है तो परेशान होने की बात नहीं, आप जितना पार्ट आप देख सकते हैं अभी देख लें, फिर थोड़ा बाद में टुकड़ों में देख सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, सही है। बस आपने चीज़ कंप्लीट करनी है जैसे आपको सहूलत हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं ऑनेस्टली ये कोर्स जो है पहली मरतबा पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मतलब थोड़े से बंदे को एंजाइटी भी होती है कि यार कुछ गलती ना हो जाए, मॉडर्न फेस का कोर्स है तो कोई गलती ना हो जाए। तो कहीं पर भी आपको कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लगे तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेगा, हो सकता है गलती हुई हो, अल्लाह ना करे, मैं कोशिश तो नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा तैयारी करी है मैंने, लेकिन अगर कहीं पर आपको स्टिल कन्फ्यूजिंग लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि हो सकता है कि अल्लाह ना करे, हो सकता है गलती हुई हो, या हो सकता है कि कुछ समझने में कोई गैप रह गया हो, या मैं सही समझा ना सका हूँ, ये भी हो सकता है। तो ज़रूर उसको डिस्कस कर लेगा ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, सही है। तो मैंने सोचा ये बता दूँ, ये कंफर्म कर दूँ। ओके, क्लासिकल वेव फंक्शन आपको याद होगा, अगर एग्जांपल ले लूँ मैं कि सपोज करें एक रिजिड सरफेस है, उससे एक स्ट्रिंग को हम लोगों ने जो है वो टाई किया हुआ है। अब उसमें जो वेव्स वगैरह बन रही हैं, इस पर जो वाइब्रेशन वगैरह हो रही है, वेव्स बन रही है, उसको हम लोग एक क्लासिकल वेव फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते थे। और ये हम लोग क्या बताता था, ये y क्या होता था, ये y ये पोजीशन है कि ये कितना ऊपर या कितना नीचे है अपनी मेन पोजीशन से, सही है। x क्या है, ये x है, सही है ना। अब सपोज करें मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्टिकल की, इसकी x लोकेशन कहां होगी, यहां x लोकेशन होगी। तो ये x, मैं इंफॉर्मेशन ये पुट कर रहा हूं यहां पर x कि ये पार्टिकल कहां लोकेटेड है, भाई x डिस्टेंस पे लोकेटेड है, मैंने x यहां पर रख दिया। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, दो ग्राफ बन सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से बनता है, एक टाइम के लिहाज से बनता है ना, एक सॉरी डिस्टेंस के लिहाज से बनता है और एक टाइम के लिहाज से बनता है। तो सही है, टाइम के लिहाज से भी एक बना दिया मैंने, ये खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा ज्यादा। इस टाइम के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर, इस टाइम के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर y की क्या वैल्यू होगी, यानी वो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से कितना ऊपर जा चुका होगा। वो जो स्ट्रिंग जो वाइब्रेट कर रहा है, वो उसका स्ट्रिंग का एक सिंगल पार्टिकल जो इस पोजीशन पे है,
ये पॉइंट अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा चुका है, कितना नीचे जा चुका है, या मीन पोजीशन पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलती थी? वेव फंक्शन से मिलती थी। ये क्लासिकल वेव फंक्शन था। ये सिंपल है क्या? ये सिंपल है क्या? ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ये कितना उठा हुआ है, मीन पोजीशन से ये कितना नीचे है, ये मीन पोजीशन पे लोकेटेड है। यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी, सही है ना। यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगी? y की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगी। तो हर पार्टिकल के बारे में, उस वेव के हर पॉइंट के बारे में, ये वाला x, ये वाला, ये वाला, ये वाला, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हर पोजीशन के ऊपर, हर टाइम के ऊपर मुझे y की वैल्यू मिल सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी वेव के ऊपर, वो जो पूरा मीडियम है, उस पूरे मीडियम के ऊपर मैं कहीं पर भी y के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूं कि वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो चुका है अपनी मेन पोजीशन से। ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन यहां से वेव फंक्शन से मिलती है। तो अगर आप गौर करें तो एक तरह से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है यहां पर। क्यों सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है? क्योंकि अगर ये y है, डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इसको डेरिवेट कर दूं, dy/dt कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी? मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, उस पार्टिकल की, उस वाइब्रेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर मैं 2 मरतबा इसको डेरिवेट कर दूं d2y/dt², तो मुझे उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन मिल जाएगी। यानी कि उस वाइब्रेशन की, वो जो वाइब्रेट हो रहा है सिस्टम, मुझे उसकी एक्सेलरेशन मिल जाएगी। और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया तो फिर मुझे क्या कुछ नहीं मिल सकता? मैं यहां पर लगने वाली फोर्सेस के बारे में बात कर सकता हूं, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, मैं एनर्जीज की तरफ बात कर सकता हूं। अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाए तो सिर्फ ये वेव फंक्शन, ये क्लासिकल वेव फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव अस एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस क्लासिकल वेव। सही है। ये क्लासिकल वेव फंक्शन की पहचान है, क्लासिकल वेव फंक्शन का एक एडवांटेज है हम लोगों को। सही है। हम लोग इसी पिक्चर को, क्योंकि वेव एक स्प्रेड है सॉरी, क्योंकि वेव एक स्प्रेड है और हम जिस चीज को पढ़ने वाले हैं, क्वांटम मैकेनिकल वेव को पढ़ने वाले हैं, वो भी जाहिर बात है वेव एक स्प्रेड है, तो हम इस थ्योरी को, इस आइडिया को उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उसको अप्लाई करके जरा चेक करेंगे उसको कि वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्या क्या हमें उसके बारे में बता सकते हैं। ये हम लोगों का मानना है, ये हम लोग मतलब यहां से कंसिडर करके जा रहे हैं कि जिस तरह क्लासिकल वेव फंक्शन, क्लासिकल वेव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिल सकती है वो दे सकता है, चली गई, क्लासिकल वेव फंक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसी तरह से हम मानेंगे एक क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन, एक क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन हमें क्वांटम मैकेनिकल वेव के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिल सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपी हुई होगी और ये हम लोग देखेंगे ऐसा होगा बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दिखा दूं। आप कंसिडर कर लें साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को अगर आपको याद हो उसको प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा होता है। कंपेयर रेयरफेक्शन बेसिकली क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बात करते हुए जब मैं साउंड मतलब मैं वाइब्रेशन यहां से सेंड कर रहा हूं तो वो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस होते हैं, देन उसमें एक्सपेंशन होता है, वो आगे की तरफ जाने रिलैक्स होते हैं, वो अगले मॉलिक्यूल्स अगलों को कंप्रेस करते हैं, फिर उससे अगले को कंप्रेस करते हैं। इस तरह वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन चल रहा होता है। तो इसके लिए, क्योंकि एक वेव है तो इसके लिए भी वेव फंक्शन लिखा जाता है, वो प्रेशर का वेव फंक्शन होता है। ये प्रेशर का वेव फंक्शन है, P फॉर प्रेशर है यहां पर, सही है। तो बेसिकली मुझे क्या बता रहा है कि एट दिस पोजीशन, एट दिस टाइम, इस पोजीशन पे इस वक्त कितना प्रेशर होगा, वो कितना कंप्रेस हो चुकी होगी, वो कितना रिलैक्स कर चुकी होगी, वो जो वेव यहां पे ट्रेवल करती हुई जा रही है और मीडियम को कितना कंप्रेस कर चुकी, कितना रिलैक्स कर चुकी होगी, दैट इज गिवन बाय दिस क्लासिकल वेव फंक्शन ऑफ साउंड वेव। सॉरी। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, ये हम लोग क्या बताती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अच्छा, एक्सटी का मतलब क्या, हम लोग सारे सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ऑल्दो ये एक साथ डायमेंशन के अंदर हो सकते हैं, लेकिन हम सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हम लोग क्या बताते हैं कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से सिस्टम, किस तरह जो है वो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करती हुई जा रही है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करती हुई जा रही है, तो वो स्पेस में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये सारे हम लोगों को क्लासिकल वेव फंक्शन, जो क्लासिकल EM वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन, क्लासिकल EM वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा है।
तो कहने का मतलब ये कुछ एग्जांपल्स जो मैंने यहां पर ये समझाने के लिए बताई हैं कि क्लासिकल वेव फंक्शन जो हम लोग पढ़ते थे वो हमें उस पर्टिकुलर वेव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो जो हमें वहां से मिल सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को देता है। अच्छा, जो जो मिल सकती है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को वेव फंक्शन से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें किसी भी तरीके से मिल सकती है, जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए समझ लें अवेलेबल हो सकती है इन नेचर, वो इसमें से मिल जाती है। ये काफी है, वेव फंक्शन काफी है। ओके, नाउ वी आर ट्राइंग टू राइट अ क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन भी हम लिखेंगे, सही है, जो हमें ये बताएगा पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, क्योंकि वो पार्टिकल एक पार्टिकल नहीं है, वो एक स्प्रेड बन चुका है। अब वो क्योंकि एक स्प्रेड है तो वो वेव, तो वो नेचर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, नेचर कह रहा हूं सॉरी, स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे और ये बात काफी कह लें नेचुरल हो गई है कि हाँ भाई वेव फंक्शन यूज करना समझ में आता है। जब एक वेव को स्टडी कर रहे हैं तो वेव फंक्शन बाकी एक ऐसी चीज है जो सारी इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। वी आर राइटिंग अ क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। तो हम वेव फंक्शन नहीं लिखेंगे, लेकिन वेव फंक्शन किस तरह से लिखेंगे वाली बात कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन को हम लोग इस लेटर से कैपिटल और इस लेटर से मैं इसको इटैलिक कर दिया करूंगा ताकि फर्क वाज़ेह हो। इसमें मैं हमेशा जब भी कैपिटल बनाऊंगा दो लाइनें यहां पर ऐसे लगाऊंगा, सही है, और इसको मैं हमेशा इटैलिक बनाऊंगा ये ऐसे, सही है, और ये इस तरह से है, इसकी यहां टेल्स भी निकली हुई हैं। ये लेटर कहलाता है साई, सही है, ग्रीक लेटर है, ये कैपिटल है, ये इसका स्मॉल है, सही है। हम एक क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन को इससे रिप्रेजेंट किया करेंगे। इन दोनों में फर्क क्या है, मतलब दोनों में फर्क क्यों करेंगे, मतलब दो लेटर क्यों यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग सपोज करें खाली कैपिटल लेटर लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर हम लोग स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट, सॉरी अगर वो नॉइज आ रहा हो, पीछे डिस्टर्बेंस हो रही हो, अभी थोड़ा सा गुजारा कर लें। ये अगर हम लिखेंगे तो जैसे ये पोजीशन और टाइम दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पेस एंड टाइम दोनों के बारे में बता रहा है ये वाई, तो ये इस तरह के रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है हम लोगों के पास साई, ये अगर वन डायमेंशनल केस है तो x, t, पोजीशन एंड टाइम दोनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। अगर थ्री डायमेंशनल, अगर वन डायमेंशनल केस है तो ये वाला है, अगर थ्री डायमेंशनल केस है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, x, y, z, t, या फिर आप उसको r, t भी लिख सकते हैं ना, सही है, हम लोग r भी लिखते हैं उसके लिए। तो ये हम लोग के पास थ्री डायमेंशनल के लिए। और ये जो हम लोग लिख रहे हैं साई, स्मॉल साई जो लिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पेस कोऑर्डिनेट। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम लोग स्पेस को अलग क्यों कर रहे हैं, ये भी आगे जाके हम लोग देखेंगे, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बट याद रहे कि अगर खाली ये लिखा हुआ है, ये अच्छा ये जनरल, ये हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है कि ऐसे ऐसे किया करेंगे, वरना कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाजिम है हम पे कि हम ऐसा करें, नहीं, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है कि भाई इसकी रिप्रेजेंटेशन हम सब ने इत्तेफाक कर लिया कि इसको पोजीशन और टाइम जब बताना होगा, वेव फंक्शन लिखना होगा पोजीशन और टाइम दोनों का, तो हम लोग ऐसे लिखा करेंगे सॉरी। और जब हम लोग को सिर्फ पोजीशन का वेव फंक्शन लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, टाइम पार्ट में सेपरेट कर दिया हम लोगों ने, सही है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। तो ये था हमारे पास क्लासिकल वेव फंक्शन फॉर वो अ रोप टाइड टू अ वॉल, सही है, जिसमें वेव्स बन रही हैं। साउंड वेव्स के लिए हम लोग का वेव फंक्शन ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव फंक्शन ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव फंक्शन ऐसा था, और सारे वेवी नेचर थे इनके। अगर क्वांटम मैकेनिकल वेव आ गई तो हमारा वेव फंक्शन इस तरह से या इस तरह से हो सकता है फॉर थ्री डायमेंशन, इसके लिए हो सकता है फॉर वन डायमेंशन। इसको r, t भी लिख सकते हैं, ये वाली बात पता होगी आपको आई गेस। ओके, नाउ कंसीडर, अब क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशनल जो है वो सिस्टम से, तो हम लोग वेव्स इन वन डायमेंशनल कंसीडर करते हैं। वेव्स इन
वन डायमेंशन। यहाँ तक बेटा अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ जो है वो कमेंट्स में मुझे बता देगा ताकि उसको क्लियर कर लें। सही है, मैं कोशिश मैंने करी है कि अच्छे तरीके डिलीवर करूं, लेकिन स्टिल अगर वो कन्फ्यूजन रह गई हो, कुछ रह गया हो तो मुझे ज़रूर आप जो है वो बता दीजिएगा। ओके, तो हम लोग कंसिडर करने लगे एक क्वांटम मैकेनिकल वेव, इसको ज़्यादा बेहतर इसको ऐसे लिख दें, क्वांटम मैकेनिकल वेव इन वन डायमेंशन। सही है, ओके। अच्छा, अब हम लोग की वो पार्टिकल और वेव वाली केस खत्म हो गई, मतलब हम पार्टिकल भी कहेंगे वेव भी कहेंगे, वो एक ही बात काउंट होगी। सही है, क्योंकि हम लोग को पता है पार्टिकल स्प्रेडेड है इन पोजिशन इन स्पेस एंड टाइम ना, तो हम लोग जो है वो पार्टिकल और वेव मिक्सअप कर रहे होंगे, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो कि भाई ये वेव कौन सी वाली वेव, पार्टिकल वाली वेव है या ये लाइट वाली वेव है। हम मिक्स करके, उसमें एक थोड़ा सा फर्क होता है, वो फर्क हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आगे जो है वो डिस्कशन में आएगा कि भाई लाइट वाली वेव जो हम लोग EM वेव्स जो पढ़ते हैं उसको जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जो फोटोन की बात कर रहा हूँ, फोटोन वाली वेव और जो पार्टिकल वाली इलेक्ट्रॉन वाली वेव, इन दोनों में एक थोड़ा सा फर्क होता है, वो डिफरेंस हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग एक ही बात कर रहे हैं। तो हम क्वांटम मैकेनिकल, दोनों क्वांटम मैकेनिकल वेव हैं, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ क्वांटम मैकेनिकल वेव, फोटोन बिहेव्स एज अ क्वांटम मैकेनिकल वेव, तो हम लोग ये वाली बात कर रहे हैं। सही है, तो अगर मैंने वेव लिखा है तो इसका मतलब दोनों केसेस हो सकते हैं। सही है, तो हम लोग कंसिडर करने लगे, सपोज करें, और हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वाली वेव के लिहाज से जो है वो स्टार्ट कर देते हैं इसको। ओके, सपोज करें एक क्वांटम मैकेनिकल वेव है, क्योंकि यहाँ पर मास भी इन्वॉल्व हो गया तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन वाली बात कर दें। ओके, तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है। सही है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और मूविंग अलोंग x एक्सिस। सही है, तो वन डायमेंशनल मूवमेंट है उसकी, वह x एक्सिस के अलोंग इस तरह सपोज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल जो है वो मूव कर रहा है, और सारी बातें वो वेवी नेचर रखता होगा। तो वेव फंक्शन अब किस पे डिपेंड करेगा? वेव फंक्शन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पोजीशन एंड टाइम पे। तो पोजीशन कौन सी होगी? एक डायमेंशन की पोजीशन होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इसका वेव फंक्शन कैसा होगा, इसका वेव फंक्शन इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब उसकी वैल्यू क्या होगी वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा इसका और एक टाइम कोऑर्डिनेट होगा। माजरत के साथ बहुत खांसी हो रही है और बार बार सॉरी कहना जी अजीब लग रहा है, तो अगर खांसी वासी है तो भाई वो जाने दीजिएगा। ओके, तो ये हम लोग के पास एक क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन हो सकता है जब हम लोग एक सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये कैसा दिखता होगा, इसकी शेप क्या होगी वेव फंक्शन की, ये किस किस तरह से बिहेव कर सकता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज रख सकता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक मतलब अगेन जैसे हम लोगों ने देखा भाई ये क्लासिकल वेव फंक्शन है, तो हम लोगों ने उसकी बेस पे क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन लिख लिया। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्लासिकल वेव फंक्शन से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कैसे करते थे। क्लासिकल वेव फंक्शन ऐसा क्या करता था कि हम लोग उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते थे बड़े आराम से। अब हम लोग वो देखेंगे, देन उसको फिर अप्लाई करेंगे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर ए क्लासिकल वेव फंक्शन, एक क्लासिकल वेव फंक्शन की अगर बात करें तो क्लासिकल वेव फंक्शन वो एक अच्छा फंक्शन, वो एक सही फंक्शन कह लें, वो एक फंक्शन होता था जो इस वेव इक्वेशन को दैट सेटिस्फाइज वेव इक्वेशन। और वेव इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन जो है वो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, 1/v² दैट इज स्पीड ऑफ द वेव एंड डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस वेव इक्वेशन को आप जो है वो लेट से मैंने इसको उठा के यहां पर पुट करा, इसको सॉल्व करा, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब ये वो क्लासिकल वेव फंक्शन है जो हमें रिक्वायर्ड है। सही है, सॉरी। ओके, v क्या है? v उसकी स्पीड है। सही है, ओके। एक क्लासिकल वेव फंक्शन कंसिडर करते हैं।
और बार बार हम लोग ये कर रहे हैं, हम क्लासिकली देखेंगे, क्वांटम मैकेनिकल देखेंगे, फिर क्लासिकल के पास जाएंगे, फिर क्वांटम मैकेनिक के पास को लेकर आएंगे। तो इस तरह से हम बार बार चीज़ें लेकर आते जाएंगे वहाँ से, और उनको चेक करते जाएंगे, टेस्ट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ मसला होगा उसको निकालते जाएंगे, और जहाँ जहाँ वो सही इंफॉर्मेशन हो रही है उसको फिट करते जाएंगे। एक क्लासिकल वेव फंक्शन कंसिडर करते हैं, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आज तो बोला भी नहीं जा रहा, मतलब अब तो बोला भी नहीं जा रहा। ये जो y एक्स कॉमा टी है, ये एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो वेव आई कैसे, अगर आप गौर करें, ये भी एक वेव फंक्शन होता था, a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी एक वेव फंक्शन है, सही है। b sin के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दूसरा वेव फंक्शन है। याद होगा दोनों ये जो है वो वेव फंक्शन है, और ये दोनों वेव फंक्शन दो अलग अलग वेव्स के फंक्शन ऐड हो रहे हैं। इसमें एक पे कोसाइन और इसमें एक पे साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, यानी एक वेव दूसरे से 90 डिग्री शिफ्ट करी हुई है। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन जाके रिवाइज करेगा, उस पर आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। खैर, इसको आसान फॉर्म में कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कॉस होता तो यहाँ पे क्या होता, प्लस पाई बाई 2 लिखा हुआ होता, कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा ना। तो ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज हुई हैं, दोनों आपस में मिली हैं, इंटरफेयर किया है, और इंटरफेयर करने के बाद एक नई वेव को जन्म दिया है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी। उसके बारे में असल में ये इंफॉर्मेशन है, सही है। और यहां पर k क्या है, k आपको याद होगा, k इज कॉल्ड वेव नंबर, ओमेगा क्या है, ओमेगा यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सही है। सारे उसके जो है पैरामीटर्स है जो इस वेव के नेचर को डिफाइन कर रहे हैं। और ए और बी क्या है, ए और बी जो है वो यहां पर कांस्टेंट्स हैं, जिनसे हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो जाहिर बात है ए और बी जो हम लोग को एम्पलीट्यूड देते हैं, और दूसरा क्योंकि ये सुपरपोजिशन है, ये दो वेव्स के एम्पलीट्यूड है, तो हम लोगों को जो नई वेव बनने वाली है उसके फेज में भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है। वैसे तो फेज में पार्ट नहीं होता है इनका, ये तो एम्पलीट्यूड ए और बी जो है वो एम्पलीट्यूड दे रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि सुपरपोजिशन है दो वेव का, तो जब इनके, मैं डिटेल में तो नहीं जा सकता उसकी, लेकिन जब इनको हम लोग जो है वो इस वेव को जब स्टडी करते हैं तो उसके फेज का जो फेज पे जो असर पड़ता है वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड से भी पड़ता है, सही है। खैर कभी उस पर बात कर लेंगे, अगर उस पर कन्फ्यूजन हो तो पूछ ले, कभी उस पर भी अलग वीडियो बना देंगे। तो ये वेव फंक्शन वैलिड होगा, सही होगा, अगर ये इस वेव इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हम लोग अब यही देखने वाले हैं कि इस वेव फंक्शन को यहां पर पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को चेक करेंगे, और चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, वो हम लोग चेक करेंगे। और फिर यही काम हम लोग क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन के साथ करेंगे। हम क्वांटम मैकेनिकली भी ऐसा वेव फंक्शन सपोज करेंगे, कहां गया ये रहा, क्वांटम मैकेनिकली ऐसा वेव फंक्शन सपोज करेंगे, उसको चेक करेंगे सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ये सारा काम हम लोग करेंगे। तो याद रहे हम लोग क्लासिकल के बगैर, मतलब क्लासिकल वेव फंक्शन को पढ़े बगैर क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन नहीं पढ़ सकते। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी, लेकिन अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही तो एक मरतबा वेव्स एंड ऑसिलेशन का ये वाला पार्ट रिवाइज कर लें। अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आप रिवाइज कर लें तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं इसको रब कर दूं ताकि मैं यहाँ पे और काम कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले, हम लोग इस वेव फंक्शन को ये रहा वेव फंक्शन को इस वेव इक्वेशन में पुट करके चेक करने वाले हैं कि किस तरह सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सारा काम करने वाले हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, मैं वीडियो एडिटिंग में देख लूँगा, अगर छोटा लगा तो उसको थोड़ा जूम कर देंगे, काम बहुत सारा करना है यहाँ पर। तो उससे पहले इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। इक्वेशन इसका नाम रख देते हैं 1 और वेव फंक्शन का नाम रख देते हैं 2। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है कि d2y ओवर dx स्क्वायर। तो पहले मैं सिंगल डेरिवेटिव कर लूँ। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लोग अलग अलग डेरिवेटिव कर रहे हैं, पोजिशन के साथ अलग कर रहे हैं और टाइम के साथ अलग कर रहे हैं, सही है। अगर एक सिंगल वेरिएबल होता तो फिर तो मसला नहीं था, हम लोग डी करके लिख देते, कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट हो रहा है। खैर, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन
इसको डेरिवेट करते हैं, ये आ जाएगा कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा, तो दिस इज ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आगे अंदर डेरिवेटिव होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी का। देखिए टी यहाँ पर टाइम का वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर एक्स का वेरिएबल, तो टी इज अ कांस्टेंट, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, के एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सही है भाई, आई होप ये क्लियर होगा। इस तरह से फिर कौन है, बी साइन का डेरिवेटिव, अच्छा कॉस का माइनस साइन है, हाँ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके देन इसका डेरिवेटिव साइन का क्या हो जाएगा, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और देन अगेन के एक्स माइनस ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो के एक्स का डेरिवेटिव x1 हो जाएगा, के कांस्टेंट अलग आ जाएगा, माइनस ओमेगा टी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। ओके सेकंड डेरिवेटिव, आई होप इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन स्टिल कंफ्यूजन हो तो कोई मसला नहीं है, ये जो है आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ओके सेकंड डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये हो जाएगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स का डेरिवेटिव आएगा ये के स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के स्क्वायर, सही है, और कॉस का डेरिवेटिव अगेन साइन यहां पर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ना, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और के एक्स का डेरिवेटिव के होगा तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा, सही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप इजाजत दे देंगे, मैं यहीं लिख लेता, नहीं यहाँ नीचे लिख लें, ये माइनस के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर कॉमन के बाद आ गया ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, माइनस कॉमन आ गया, प्लस बी साइन है के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो पूरा का पूरा क्या बन गया, वाई बन गया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वाई एक्स कॉमा टी, ये आ गया मेरे पास। तो इसको मैं कह सकता हूँ, लेट्स से इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, सही है। ओके नेक्स्ट हम लोग के पास टाइम डेरिवेटिव है, अजान की बात कर लेते हैं। ओके तो अब बात करते हैं टाइम डेरिवेटिव की, और अगर ये पार्ट नज़र ना आ रहा हो तो बस ये मतलब मैंने अभी देखा शायद यहाँ शाइन आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो बहरहाल ये फर्स्ट डेरिवेटिव ये जो मैंने डी वाई ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, डावा वाई ओवर डावा एक्स, फिर डावा टू वाई ओवर डावा एक्स, यानी सिंगल मरतबा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो लिखा हुआ है, सही, और कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। और अब नेक्स्ट है, मैं यहाँ पर थोड़ा करके लिख देता हूँ। अब राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दो मरतबा डेरिवेट करना है, तो एक मरतबा डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस विल बी a, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सही है। बड़ी माजरत है, ये मक्खियाँ क्यों है पूरे शहर में, पता नहीं क्यों है इतनी सारी, आई डोंट नो। साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, अब के एक्स माइनस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा, लास्ट टाइम डेरिवेटिव जो था विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन था, तो वहाँ पर के बच गया था, लेकिन यहाँ पर के एक्स खत्म हो जाएगा क्योंकि टाइम के साथ डेरिवेटिव है, पोजीशन के साथ नहीं है, तो के एक्स जीरो हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी का डेरिवेटिव t1 हो जाएगा, माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो दिस इज देखें माइनस ओमेगा बाहर आ रहा है ऑलरेडी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होने की वजह से एक माइनस ऑलरेडी बाहर था, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ओमेगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके फिर से देखते हैं, बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सो दिस विल बी बी साइन का डेरिवेटिव कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और माइनस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस था, साइन का डेरिवेटिव सिंपल कॉस हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव था लेकिन ये नेगेटिव आएगा तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा, सही है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये बात सबको पता है, इस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टिल उसमें कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेगा।
ओके, d2y ओवर डी टी स्क्वायर्ड, देन अगेन डेरिवेटिव करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस, तो ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक सेकेंड, ओके रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, ए साइन का डेरिवेटिव कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, सही है, माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ ओमेगा मौजूद था तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा इस तरह से, सही है, चेक करते रहिएगा इसको साथ साथ। देन कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब एक माइनस कॉस की वजह से आया, जरा गौर से देखिएगा, एक माइनस कॉस की वजह से आया, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद था, तो एक माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद था, एक माइनस आएगा यहाँ से, तो तीन नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, सही है, और ओमेगा स्क्वायर्ड हो जाएगा, सही, यहाँ से ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। इसमें अगेन अगर आप देखें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी डी टी स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस कॉमन आ गया, प्लस बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सो दिस विल बी अगेन बाय कॉमा टी, सही है भाई, ये हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। सर कहीं से भी नहीं लग रहा ये वेरीफाई करेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, कहीं से भी नहीं लग रहा वेरीफाई करेगा, अभी देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन 1 में जब इसको पुट करेंगे डेरिवेटिव्स को, तो लेफ्ट साइड मेरे पास आएगी माइनस के स्क्वायर वाई एक्स कॉमा टी, और राइट साइड मेरे पास आएगी 1 ओवर वी स्क्वायर्ड, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर का आंसर ये आ रहा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एक्स कॉमा टी, सही है, नेगेटिव साइंस कैंसिल हो जाएंगे, वाई एक्स कॉमा टी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एंड द रिमेनिंग रिलेशन के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट इट के ओमेगा अपॉन वी, सही है, ये बन रहा है मेरे पास रिलेशन, सही है, इसको ओमेगा इज इक्वल टू वी के न्यूमरेटर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सेटिस्फाई तो नहीं किया, अभी एक मिनट रुक जाए। ओके, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई एफ हो जाएगा, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है ना, 1 अपॉन टी इज एफ, ये v है, k क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा, तो 2 पाई बोथ साइड्स कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। और ये सब ने ये इक्वेशन देखी हुई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। ये इक्वेशन बेसिकली हम लोगों को क्या बता रही है, ये जो रिलेशन है पीरियोडिक वाइब्रेशन का, ये क्या हम लोगों को बता रहा है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ओमेगा इज इक्वल टू वी के कह लें या उसको इस फॉर्म में कह लें, दोनों एक ही बात है, सही है ना, जाहिर बात है इसका ताल्लुक वेवलेंथ से है और इसका ताल्लुक जो है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी से है। खैर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ओमेगा इज इक्वल टू वी के या वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा अगर वेरीफाई होता है, तो ये वेव फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये वेव फंक्शन इस इस वेव इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब ये कंडीशन फुलफिल हो गया। हम लोग को पता है ये वेव के फिनोमेना को बता रहा है, ये वेव के फिनोमेना को बता रहा है, क्लासिकल वेव के बारे में ये हम लोग को बता रहा है। तो ये हम लोग के पास एक रिलेशन है जो बहुत मशहूर रिलेशन है और हम लोग को पता है कि वेव्स के लिए ये वैलिड होता है। अब हम लोग सेम काम करेंगे कि इस वेव फंक्शन को नहीं, हाँ, इसी वेव फंक्शन को हम लोग क्वांटम मैकेनिकली लिखेंगे कि एक क्वांटम मैकेनिकली वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस वेव फंक्शन को, सही है, हम जो है वो एक वेव इक्वेशन के अंदर इसी तरह की एक वेव इक्वेशन लिखेंगे, उसके अंदर भेजेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है हम लोगों का। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक चीज यहां पर अभी मैं करवाता हूं आपको, यहां से करवा देता हूं। ये देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है।
ओके, ये जो रिलेशन आया हम लोगों का, ये क्लासिकल वेव्स के लिए जो है वैलिड है, बट क्वांटम मैकेनिकल वेव के लिए ये वैलिड नहीं है। इसका मतलब वो वेव इक्वेशन ऐसी नहीं हो सकती जो अभी उन्होंने लिखी थी, हमारी मेन वेव इक्वेशन मैंने मिटा दी। जो वेव इक्वेशन मैंने लिखी थी, जो क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन होगी, वो बिल्कुल ऐसी नहीं होगी। वो हमें देखना है कैसी होगी, लेकिन हम स्टार्ट वहीं से करेंगे, उसी की तरह मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर में देखेंगे कि हम क्या पॉइंट हम लोगों को मिलेगा कि उसके जैसी ये वेव इक्वेशन होनी चाहिए। तो अगर आप एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पे गौर करें, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यही काम आप साई के साथ करने वाले हैं। ओके, अगर हम लोग इस तरह से कहें फॉर क्वांटम मैकेनिक्स एक फ्री पार्टिकल कंसिडर कर लें, तो फ्री पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ऑब्वियसली। अच्छा, याद रहे कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती ना, फ्री पार्टिकल है तो खाली मूव कर रहा हो, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। बट पोटेंशियल जीरो होने का क्या मतलब है, ये जो है वो कंफर्म होना चाहिए कि अगर सपोज करें, अगर एक पार्टिकल को फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर पोटेंशियल जीरो है, फिर तो चलो समझ में आता है वो पोटेंशियल जीरो कहलाएगा। बट अगर सपोज करो पोटेंशियल इस तरह से है कि रेफरेंस बनाया हुआ हम लोगों ने को, फॉर एग्जांपल अर्थ की बात कर लें, अर्थ ग्राउंड हमारा रेफरेंस है, सही है। अगर ग्राउंड हमारा रेफरेंस है तो उस पर हमने क्या माना, पोटेंशियल है जीरो। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द सर्फेस हम मान के चलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पूरे ग्राउंड पे कैसी है, सेम है, तो उसको भी हम लोग पोटेंशियल जीरो कहते हैं। तो याद रहे, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब चेंज होता है, मतलब वहाँ पर चेंज की बात आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने का मतलब है कि हर लिहाज से जो है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने का मतलब हम उसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो बेसिकली वो डेल्टा यू होता है जो कि वो जीरो हो रहा होता है, सही है। मैं लाइट जरा स्विच कर देता हूँ, एक सेकेंड। आई गेस ये बेटर है, सही है। ओके, तो एक फ्री पार्टिकल है, उसके पास एनर्जी होगी कौन सी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पी स्क्वायर ओवर टू एम लिख सकते हैं, ये आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम हो जाएगा। तो एम वी क्या है, मोमेंटम है ना, दिस विल बी पी स्क्वायर ओवर टू एम। तो काइनेटिक एनर्जी को आई कैन राइट पी स्क्वायर ओवर टू एम। एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रो हाइपोथेसिस और जो क्या नाम है उसका, आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा। ये ऐसे ना लिखे आप परेशान ना हो जाए, इसको मैं एच एफ लिख सकता हूँ, सही है ना। E इज इक्वल्स टू एच एफ, प्लैंक्स रिलेशन जो है, अगर मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर दूँ, सो दिस विल बी एच कट, इसको एच कट लिखा जाता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। एंड दिस इज 2 पाई एफ, ये क्या बन जाएगा, ये ओमेगा बन जाएगा, सही है ना। ये रहा 2 पाई अपॉन टी होता है ना, तो 1 अपॉन टी इज एफ। देन वी हैव डी ब्रॉय रिलेशन, P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। तो अगेन एच अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड कर दिया, सो दिस विल बिकम अगेन एच कट, और ये क्या बन जाएगा, ये के बन जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा जो है वो के बन जाएगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इस रिलेशन की तरफ आना चाह रहे हैं। अब जरा यहां पर गौर करें, ये एनर्जी है, सही है, और ये एनर्जी है। मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, पार्टिकल की एनर्जी है सॉरी, मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो रिलेट कर सकता हूं। अब जब रिलेट करते हैं हम लोग यहां पर, तो दिस विल बी पी स्क्वायर अपॉन 2m। इन इक्वेशन को आपको नाम दे सकते हो, एच कट ओमेगा। ये क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन है, याद रहे, सही है। मैं यहां पर P की जगह एच के लिख सकता हूँ, एच कट के। तो ये रिलेशन क्यों ड्राइव किया था, पहले हम लोगों ने एनर्जी कंपेयर करने के लिए एक एनर्जी यहाँ से उठाई, E इज इक्वल टू एच एफ, ये वाला फॉर्मूला उठाया, और एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने फ्री पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन उठाई, तो एनर्जी कंपेयर की। और ये दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों ड्राइव किया, ताकि यहाँ पे P में पुट कर सके। तो दिस विल बी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर 2m एच कट ओमेगा, सही है।
हाँ, ये रिलेशन आया हम लोगों का। इसमें अगर आप गौर करें, सॉरी थोड़ा सा नॉइज आया होगा, इग्नोर करें। अगर इसको आप कंपेयर करें, मैं इन दोनों को रिलेट करूं, ओमेगा और के को रिलेट करूं, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर्ड, और अगर यहां पर रिलेट करें ओमेगा और के को, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के। तो हमारी क्लासिकल वेव कंडीशन ये है, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, दोनों का रिलेशन लीनियर है। क्वांटम मैकेनिकल रिलेशन जो है, वेव रिलेशन, वो ये है सॉरी, क्वांटम मैकेनिकल वेव रिलेशन जो है, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर्ड है। तो ये वो फर्क है जो हमारी वेव इक्वेशन में वाज़े नजर आना चाहिए कि हमारी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगी, हमारी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगी जब ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, जब ये रिलेशन वैलिड होगा। हमारी क्लासिकल वेव इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगी जब इस रिलेशन को मान के चलेंगे। सही है, तो ये वो फर्क आ रहा है। देखिए क्लासिकल से क्वांटम की तरफ जाते रहे, लेकिन हमें उन चेंजेस को नोट करना जो हमें करने पड़ेंगे ताकि हम उसकी वैलिडिटी को बरकरार रख सकें सॉरी माजा के साथ, उसके क्या कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मतलब ये क्वांटम मैकेनिकल प्योर कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वांटम मैकेनिकल प्योर इक्वेशंस हैं, उनकी बेसिक इक्वेशंस हैं। इन बेसिक इक्वेशंस को देखते हुए हमने रिलेशन ड्राइव करा। अगर हम ये रिलेशन रखते अपनी क्वांटम मैकेनिकल वेव के अंदर, तो एक तरह से क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल वेव में कोई फर्क नहीं रहता। और ये वो फर्क क्रिएट कर रहा है, ये वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर वेव फंक्शन वो सॉरी क्या करूं, माइक भी करीब रखा हुआ है, थोड़ा आहिस्ता बोलूंगा, अब सही है अल्लाह खैर, नहीं भी बोलूंगा तब भी खांसी आएगी। क्वांटम मैकेनिकल वेव का ये होगा कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर जो है वो इस तरह से रिलेटेड होंगे, स्क्वायर से रिलेटेड होंगे। ये वो फर्क है, सही है। तो हम जो क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन बनाने वाले हैं, उसमें इस रिलेशन का ख्याल रखेंगे। जो क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन, सॉरी, जो क्लासिकल वेव इक्वेशन बनी है, उसमें रिलेशन ये आया है, और वहां पर हम लोगों ने ओमेगा और के को रिलेट करा। जो क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन बनाने वाले हैं उसमें रिलेशन ये आना चाहिए, और हम इस तरह से ओमेगा और के को रिलेट करेंगे। और अभी देखते हैं वो कैसे करेंगे। सही है भाई। तो एक काम करते हैं, एक फ्री पार्टिकल कंसीडर करते हैं, और फ्री पार्टिकल, क्वांटम मैकेनिकल फ्री पार्टिकल जो कैसा नेचर रखता होगा, जो वेव नेचर रखता होगा, जो स्प्रेड होगा, सही है। और उसका वेव फंक्शन हम वैसे सपोज कर लेंगे जैसे हम लोगों ने इसके लिए किया था, यानी ये वाला वेव फंक्शन हम उसके लिए सपोज कर लेंगे। सही है, वेव फंक्शन सही है, अच्छा है, नहीं है, कैसा है, ये आगे की बात है, लेकिन अभी हम लोग वेव फंक्शन लेकर डायरेक्ट उस पर अप्लाई करेंगे। अगर ऐसी वेव हो, अगर ऐसा वेव फंक्शन रखने वाला पार्टिकल हो, तो वो किस तरह से जो है वो बिहेव करेगा, हमें वेव इक्वेशन असल में निकालनी है, वेव इक्वेशन में एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कंसिडर करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल फ्री पार्टिकल। अच्छा, वेव के पैरामीटर्स क्या थे? वेव के पैरामीटर्स लैम्डा और फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होते हैं, सही है। यहां पर हमारे पास पार्टिकल के पैरामीटर्स क्या होंगे? पार्टिकल का होगा मोमेंटम, दैट इज गिवन बाय एच के। पार्टिकल का आ गया मोमेंटम, दैट इज गिवन बाय एच कट के। और पार्टिकल की होगी एनर्जी, E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। जो कहां मूव कर रहे हैं? मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इसका मास मान लेते हैं, इसका मास m है, सही है। सॉरी, ओके, ये आपको याद आ गया होगा। ये वेव फंक्शन किसको रिलेट करने वाला है? ये पोजीशन और टाइम दोनों को रिलेट करेगा, सही है। यानी इसमें पोजीशन पार्ट भी होगा और टाइम पार्ट भी होगा। तो हम लोग लिखते हैं उसी क्लासिकल वेव फंक्शन को एक क्वांटम मैकेनिकल वेव की तरह लिखते हैं, a cos
के एक्स माइनस ओमेगा टी, सही है, और प्लस बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की है कि वेव के पैरामीटर्स v और सॉरी f और लैम्डा थे, तो f का ताल्लुक किससे था, 2 पाई अपॉन ओमेगा, या मैं यूँ लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, सही है, और k क्या था, 2 पाई अपॉन लैम्डा। यहाँ पर भी ओमेगा और k आ रहे हैं, बट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये समझने की बात है कि k रिप्रेजेंट्स मोमेंटम, ऑल दो मोमेंटम के अंदर वेवलेंथ आ रहा होगा, सही है, वो तो आ रहा होगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि k रिलेट्स मोमेंटम और ओमेगा रिलेट्स एनर्जी। ये देखें इक्वेशंस हैं, सही है, तो k का ताल्लुक यहाँ पर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है, और ओमेगा जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके ओके, कैमरे की बैटरी ख़त्म होने वाली, किसी भी टाइम इस वीडियो क्लोज कर दूंगा, फिर मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा। तो क्लासिकल वेव इक्वेशन आपके सामने आपकी नोटबुक में यहाँ लिख देता हूँ ताकि रेफरेंस बना रहे हम लोगों का। अभी क्लासिकल का हम लोगों को क्लासिकल वर्किंग का काम देंगे तो उसको मिटा रहा हूँ मैं। ओके ये क्वांटम मैकेनिकल वर्किंग है, ये काम आएगी हम लोगों के लिए। मैं क्लासिकल वेव इक्वेशन कहीं पे लिखना चाह रहा हूँ, वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ d2y, आई होप ये नज़र आ जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर डी, यानी कि डावा 2y ओवर डावा टी स्क्वायर। ये क्लासिकल वेव इक्वेशन है, सही है। अब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन बनाना जा रहे हैं जो इस जैसी ही होगी, बट उसमें फ़र्क ये कि हम लोगों को इस चीज़ का फ़र्क करना है। क्लासिकल वेव इक्वेशन में ओमेगा इज इक्वल टू, क्लासिकल वेव इक्वेशन में ओमेगा इज इक्वल टू वी के था रिलेशन, और क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन के अंदर ये रिलेशन आने वाला है। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है क्लासिकल वेव इक्वेशन की, कि y को 2 मरतबा डेरिवेट करो, यानी अपने वेव फंक्शन को 2 मरतबा डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो हमारा जो वेव फंक्शन है, आइए इसको 2 मरतबा डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। सो वी विल गेट, एक मरतबा डेरिवेट करेंगे, लाइट तो नहीं आ रही, लाइट आ रही है, एक मरतबा डेरिवेट करेंगे इसको, इसको बनाना मुश्किल काम है, प्लीज थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, x, t, एक मरतबा डेरिवेट करेंगे वही आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि आप 2 मरतबा डेरिवेट करेंगे तो वही आंसर आएगा जो पहले आया था, क्योंकि वेव फंक्शन सेम है, सही है, तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आई होप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कोई। सो दिस विल बी माइनस के स्क्वायर ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सही है, बी स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सही है। और इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, सही है ना, के स्क्वायर कॉमन, माइनस के स्क्वायर कॉमन आ गया और बाकी कौन रह गया मेरे पास, वेव फंक्शन रह गया। ओके अब अगर आप गौर करें, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये सही है, ये एक्स कॉमा टी है यहां पर। अगर आप गौर करें तो इस वाली वेव इक्वेशन में जरा गौर से सोचिएगा, इस वाली वेव इक्वेशन में मैं पिछले स्टेप दिखाया था यहां पर, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, माइनस के स्क्वायर वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एक्स कॉमा टी, ये लिखा हुआ था, ऐसा ही है, सही नजर आ रहा होगा,
बाकी आप रिजल्ट देख सकते हो उसका। अब देखो ये फंक्शन वापसी आ गया, ये वापसी, ये माइनस के स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब यहां पर क्या है, अच्छा फिर क्या हुआ था, ये साइड कैंसिल हुई थी और मेरे पास आया था ये माइनस साइन कैंसिल हुआ था और आया था के स्क्वायर 1/v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिएगा, और यही बड़ी प्यारी बात है श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन बनाने वाले हम लोग। श्रोडिंगर इक्वेशन की यही प्यारी बात है कि ये ड्राइव नहीं हुई थी, ये एक्सट्रैक्ट हुई है। ये इंफॉर्मेशन श्रोडिंगर ने एक्सट्रैक्ट करी है, अपने दिमाग से लिखी है। तो हम लोग वही वाला काम करने वाले हैं, समझ के इसको लिखेंगे। अब यहां पर देखें के लेफ्ट साइड पे के है, यहां पर हमारे पास जो रिलेशन, जो हमें जिस रिलेशन का ख्याल रखना है, उस रिलेशन पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ के नहीं है, लेफ्ट साइड पे ये भी है। तो हमारी इक्वेशन में ये फैक्टर एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये रिलेशन हम लोगों को ये बता रहा है कि भाई लेफ्ट साइड पे ये होना चाहिए। अब लेफ्ट साइड पे के स्क्वायर तो आ गया, इससे तो कैंसिल हो जाना है, सही है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना भी हो, लेकिन मतलब इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। ये जो के स्क्वायर आ गया, एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस साइन नहीं होना चाहिए भाई, माइनस साइन यहाँ कहीं नहीं है। एच स्क्वायर, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ये होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो एक काम करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कर दे। तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, क्योंकि रिलेशन हम लोग को ये बता रहे हैं कि हमारी इक्वेशन में ये फैक्टर होना चाहिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m। तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर, और लेफ्ट साइड तो ऐसी रहेगी, ये ऐसे है, सही है। इसको प्लीज सही से बनाइएगा, ये x, t वाला है, तभी x, t मैं बार बार लिखता रहूंगा इसके साथ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सही है, मैंने h माइनस एच स्क्वायर 2m मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पर। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, के स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई x, t, सही है। अब ये कंडीशन हमारे इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप गौर करें तो ये कंडीशन इस लेफ्ट हैंड साइड को फुलफिल कर रही है। इसका मतलब वो ये बता रहा है कि तुम्हारी इक्वेशन सही है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन का, वेव इक्वेशन का एक साइड, वेव इक्वेशन की एक साइड ये लिखी जा सकती है। यानी कि हम जो क्लासिकल वेव इक्वेशन देखते हैं, तो क्लासिकल वेव इक्वेशन के मुकाबले में क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन इस किस्म की होनी चाहिए। और प्लीज कंफ्यूज नहीं होगा, ये दावा है और ये 2 है, सही है। तो क्लासिकल वेव इक्वेशन के मुकाबले में क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन में ये फैक्टर एक्स्ट्रा हमें मांगता है, हमें चाहिए। ओके, तो दिस शुड बी वन साइड ऑफ आवर क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन, सही है भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड। और यही बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, द अदर साइड। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि ये इक्वेशन ड्राइव नहीं हुई थी। श्रोडिंगर साहब ने ये इक्वेशन एक्सट्रैक्ट की थी, उन्होंने खुद लिखी थी। लोग कहते हैं, मतलब कहा जाता है ये इंट्यूशन बेस्ड इक्वेशन है कि उनको ऊपर से इल्हाम हुआ और उन्होंने लिख दी, तो ये ऐसा ही है। तो हम लोग भी सोच रहे, डिस्कवर कर रहे हैं, अच्छा ऐसे 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 ये होना चाहिए, तो वो पार्ट हम लोग ढूंढ रहे हैं। ओके, तो अगर आप राइट हैंड साइड देखें, और जो मेन डिफरेंस है, अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड पे यहां पर d2y ओवर dt स्क्वायर है, डबल डेरिवेटिव है। डबल डेरिवेटिव इस इक्वेशन का जब होगा तो वहां से क्या आना है, ओमेगा स्क्वायर आना है। अब जरा मतलब मसला आता है, अब जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। 2 मरतबा लेफ्ट साइड पे डेरिवेट करा, पहली मरतबा डेरिवेट करा के आया था, दोबारा डेरिवेट किया तो के स्क्वायर आया। सेम काम हम लोगों ने यहां पर करा, यहां पे 2 मरतबा डेरिवेट करा, पहले डेरिवेट किया तो के आया, दूसरी बार डेरिवेट करेंगे तो के स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हो गया। यहां पे 2 मरतबा डेरिवेट करा तो एक मरतबा डेरिवेट करते हैं ओमेगा आएगा, सही है ना, माइनस ओमेगा टी एक मरतबा आएगा ओमेगा। फिर दोबारा डेरिवेट करेंगे, दोबारा ओमेगा आएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मेरे मोबाइल की वो कैमरे की बैटरी खत्म होने वाली है, अगर वीडियो बीच में खत्म हो जाए तो मैं ऐसे ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है।
तो अगर एक मरतबा डेरिवेट करते ओमेगा आया, दोबारा डेरिवेट करेंगे ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यहां पर रिलेशन बनता है के स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर के साथ, के स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर के साथ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, के का रिलेशन बन गया ओमेगा के साथ, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। बट यहां पर अगर आप देखें, यहां पर के स्क्वायर है, यानी कि दो मरतबा डेरिवेट करेंगे, एक मरतबा के आएगा, अगली मरतबा के स्क्वायर आएगा। बट अगर आप यहां पर देखें, यहां पर सिर्फ ओमेगा है, यानी कितनी मरतबा डेरिवेट करना है? जी बिल्कुल, इसको सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा डेरिवेट करेंगे तो यहां पर ओमेगा आ जाएगा, तो यहां पर डबल डिफरेंशिएशन नहीं होगी। हमारी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन के अंदर दो मरतबा डिफरेंशिएशन नहीं होगी, यहां पर d2y/dt² है। ये क्लियरली ये बता रहा है कि यहां पर dy/dt यानी कि d psi/dt एक मरतबा डेरिवेट करेंगे, दो मरतबा डेरिवेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और वो रिलेशन यही वाला बन जाएगा। हालांकि हमें ये रिलेशन नहीं चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये रिलेशन वैलिड है। के स्क्वायर का ताल्लुक ओमेगा के साथ है, के स्क्वायर इज रिलेटेड विद ओमेगा, दिस शोज डबल डेरिवेटिव, दिस शोज सिंगल डेरिवेटिव। यानी कि हमारी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन के एक साइड पे, क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन के एक साइड पे डबल डेरिवेटिव होगा और एक साइड पे सिंगल डेरिवेटिव होगा। ये हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक इक्वेशन से इंट्यूशन हासिल करा, यहां से हम लोगों ने कैप्चर करा है, ये एक्सट्रैक्ट करा है कि एक तरफ डबल डेरिवेटिव होना चाहिए वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन में एक तरफ डबल डेरिवेटिव होगा पोजीशन के साथ और एक मरतबा सिंगल डेरिवेटिव होगा टाइम के साथ। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। मैं जल्दी से इक्वेशन लिखता हूं जज्बात के साथ। राइट हैंड साइड लिखने लगे हम लोग। ओके, वो कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी और मुझे नहीं पता मैंने कहाँ तक बात की थी, वो थोड़ा सा पीछे से कर लेते। सही है, आई होप आइडिया तो हो गया होगा आपको कि मैं यहाँ पे क्या बात होने वाली है। खैर, द अदर साइड कैसे होनी चाहिए? अच्छा देखें, यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो फंक्शन इसमें भी कैंसिल होगा। कैसे होगा वो एक अलग बात है, क्योंकि अजीब सी बात है कि सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव वो कैसे कैंसिल करेगा, बट वो कैंसिल होता है। सही है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। फिलहाल भाई की बात मान लें कि वो फंक्शन दोनों साइड से कैंसिल होता है। तो मेरी राइट हैंड साइड, यानी कि अगर एक साइड मेरी ये हो गई, दूसरी साइड क्या होनी चाहिए, एच कट ओमेगा, ये तो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर के स्क्वायर था, ये हमने मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पर एक मरतबा डेरिवेट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा और ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्टर लगा दिया। ओके, तो बाकी क्या होगा, फंक्शन वापसी आएगा। सही है। ओके, अब ये जो चीज़ है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूं एक मरतबा डेरिवेटिव करेंगे ओमेगा बाहर आएगा, लेकिन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से? डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से? जी बिल्कुल, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। सर यहाँ पे प्लस माइनस साइन का मसला भी आता है, उसको सबको कोऑर्डिनेट कर लेंगे, अभी कोई मसला नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है कि वहां पर डबल डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर सिंगल डिफरेंशिएशन है। ये बता रहा है दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन है, फंक्शन वापसी आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, के और ओमेगा डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बता रही है कि एक तरफ डबल डिफरेंशिएशन है तो के स्क्वायर आएगा, सिंगल डिफरेंशिएशन ओमेगा आएगा। एक तरफ से वो पोजीशन के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव, टाइम के रिस्पेक्ट से सिंगल डेरिवेटिव। तो हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन आ रही होगी। तो अगर हम लोग अपना एक स्ट्रक्चर बनाना चाहें अपनी समझ की बेस पे, जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग की बेस पे, तो एक साइड हमारी हो जाएगी ये वाली, अदर साइड तो हमारी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिकल, और इसको हम लोग कह लेते हैं एम्पिरिकल के, एम्पिरिकल तो डेटा एक्सपेरिमेंटल के साथ होता है ना, वो तो क्या कहना है, रफ भी नहीं कहें, चल छोड़ें, कुछ भी ना कहें। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब क्वांटम मैकेनिकल ये जो इक्वेशन जब सामने आई ना। ओके, तो एक साइड तो हम लोग की ये बन रही थी, ये अच्छा ये उसका आंसर है, ज़रा गौर करिएगा, ये क्या करना है आपने, ये उसका आंसर है। इस तरह से क्या करना है, डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आंसर आएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, क्या करना है हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, याद रहे ये d है, ये 2 नहीं है, सही है। डबल डिफरेंशिएशन और ये मुझे 2 तब से लगने लगा जब मैंने इंटर के बच्चों को ऐसे, मैंने कहा वो सेकेंड ईयर के बच्चे डेरिवेटिव से पढ़ चुके होते ना, मैंने कहा भाई ये क्या है, किसी को पता है? सर बच्चे कह रहे सर 2 है ये, तो तब से मुझे भी ये 2 लगने लगा है।
तो ये 2 नहीं है भाई, ये ख्याल करिएगा पार्शियल डेरिवेटिव है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई, यानी एक साइड ये हो गई। राइट हैंड साइड हम लोग के पास हो जाएगी ये एच कट साई एक्स कॉमा टी, मैं इसको मिटा रहा हूं, साई एक्स कॉमा टी डिवाइड डी टी, एक डेरिवेटिव आएगा, सही है ना। एक मसला यहाँ पर आ सकता है, प्लस माइनस साइन आ सकता है, हो सकता है कोई नंबर वगैरह कोई कांस्टेंट वगैरह आ जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फज फैक्टर रखेंगे, कहाँ गया मार्कर, एक फैक्टर रखेंगे, इसका नाम रख लेते हैं सी, कि जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, देख लेंगे यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है। अगर सी की वैल्यू आती है एक्जैक्टली 1 आती है, इसका मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं, हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। सी की वैल्यू -1 आती है, इसका मतलब वो माइनस साइन मिसिंग था, सही है। तो इस तरह से हम लोगों को क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो ये हमारी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन, अब तक की हमारी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन जो हमने बनाई है वो ये हम लोगों के पास आ रही है। इसमें सी को हम लोगों ने कंफर्म करना है कि सी किसके बराबर आएगा। अगर सी 1 आता है तो फिर हमारी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन यही होगी, लेकिन अगर सी 1 नहीं आता सॉरी, तो कोई ना कोई मिसिंग फैक्टर होगा जो यहां पर आएगा। तो अब चेक करते हैं कि ये वेव फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कि आप वेव इक्वेशन को इसमें वेव इक्वेशन के अंदर वेव फंक्शन को पुट करेंगे। हम क्लासिकल वेव इक्वेशन में क्लासिकल वेव फंक्शन को पुट करते थे, वो सेटिस्फाई करता था और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कोर्स में, अगर आप पहली मरतबा ये कोर्स पढ़ रहे हैं, तो पहली मरतबा हम लोग एक क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन को क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और उसको सेटिस्फाई करके देखेंगे। और अगर ये रिलेशन लॉट आया, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। ओके तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब क्लासिकल वेव इक्वेशन का फिलहाल हम लोगों का काम नहीं है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। इसको भी मिटाए थे, ये ज़रूरत पड़ेगी बस इसकी, ये हमारी इक्वेशन है। ओके, याद रहे हम लोग का वेव फंक्शन, मैं वेव इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन -h⁻² अब तक की हमारी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन x, t, सॉरी डबल डिफरेंशिएशन है, इज इक्वल्स टू सी एच कट, सही है। सही है, ये हम लोग की अब तक की एक रफ कह लें या एक इंट्यूशन बेस्ड क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन बनाई है हम लोगों ने। सी की वैल्यू कंफर्म करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके सॉरी, तो अब हम हमारा जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन याद रहे, वेव फंक्शन हम लोगों ने क्या सपोज किया हुआ था, वही क्लासिकल वेव का हम लोगों ने फंक्शन उठा लिया था। ये हो जाएगा हम लोगों के पास a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस b साइन b कॉस kx माइनस ओमेगा टी, सही है। इसको इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे, सही है भाई। तो अगर उसकी बात करें, पहले वाले की बात करें, मैं अगर d2 साई एक्स कॉमा टी डी एक्स स्क्वायर अगर मैं करूं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर, सही है। आपको डिफरेंशिएशन आती होगी और नहीं आती होगी तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रैक्टिस कर ली थी, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं और मैं लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट पूरी लिख देता हूँ ऐसे, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ गया यहाँ से उठ के, इसको डबल डेरिवेट करेंगे,
ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। सही है, मैंने वेव फंक्शन सही लिखा? अच्छा मैंने चेंज कर दिया, सॉरी सॉरी, इसको सही कर ले प्लीज़। ये कॉस है, ऑल्दो इससे कोई मतलब इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो शुरू से हम लोग लेके चल रहे थे हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, वरना इससे कोई ऐसा मसला नहीं है, दोनों में 90 डिग्री का शिफ्ट है। ओके, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो आखिर में क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस आ जाएगा, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आ गया मेरे पास, कॉस थीटा आ गया। उसके बाद ए एज इट इज आ जाएगा, एक मरतबा माइनस साइन आएगा क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है और साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस है, तो एक मरतबा माइनस साइन आएगा, के दो मरतबा आएगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया एक। उसके बाद जब इसको करेंगे बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो दिस विल बी साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो एक मरतबा माइनस आ जाएगा और के स्क्वायर आ जाएगा, दो मरतबा डेरिवेट हुआ, साइन कॉस, कॉस और साइन, दोबारा साइन रिपीट हो गया। सही है, ये माइनस साइन क्यों आया, ये माइनस साइन जब इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा तब आया होगा, कॉस का माइनस साइन हो गया। ओके सही है भाई, यहां तक क्लियर होगा? अच्छा भाई, ये मेरे पास हो गई, इसको मैं कह लेता हूं, इसको इक्वेशन ए कह लेते हैं। सही है, ओके, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, सी एच कट डावा साई एक्स कॉमा टी लिखते हैं यहाँ पर बार बार, सही है, बेहतर रहेगा, क्योंकि साई बनाने में अगर गड़बड़ हो गई तो एक्स कॉमा टी हम लोगों को बता देगा कि हम लोगों ने सही लिखा या नहीं लिखा हुआ, कि हम लोगों ने पोजीशन वाला लिखा हुआ या पोजीशन टाइम वाला फंक्शन लिखा हुआ है। खैर, तो दिस सी एच कट वुड कम एज इट इज, इसको करेंगे एक मरतबा तो ये हो जाएगा, दिस विल गिव अस ओमेगा। सही है ना, एक मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो दिस इज माइनस ए साइन और के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसे आ जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसे आ जाएगा। सही है, ओके, और फिर क्या है मेरे पास, देन अब उसको अच्छा माइनस दो मरतबा आएगा, एक माइनस इसका भी आएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, एक मरतबा डेरिवेट हो कॉस का माइनस साइन आएगा और एक मरतबा माइनस ओमेगा टी की वजह से माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। सही है, और देन मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा बी साइन के, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, एक मरतबा माइनस आ जाएगा, दिस विल बी माइनस ओमेगा बी और कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। सही है भाई, इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन बी, और दोनों को अब हम इक्वेट करते हैं। सही है, दोनों को इक्वेट करते हैं क्योंकि हम लोग की इक्वेशन ये बता रही है कि दोनों बराबर हैं, तो आइए दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। जब हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो मेरे पास आ गया यहाँ पर माइनस एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। सही है, तो ये हो जाएगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, देन आई हैव एट दिस साइड सी एच कट, ओमेगा कॉमन आ जाएगा। सही है, ओमेगा कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस बी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। आई होप ये बोर्ड तक नजर आ रहा होगा यहाँ तक। सही है, ओके, हम लोगों ने क्या रिलेशन माना हुआ है, ये रिलेशन को माना हुआ है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर 2m, और ये हम लोगों के पास दोनों बराबर हैं। आपको याद होगा ये हमारे पास रिलेशन आया था एच कट स्क्वायर के स्क्वायर जो कि पी स्क्वायर ओवर 2m था, और यहाँ पर हम लोगों के पास एच कट ओमेगा था, ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। तो ये दोनों हम लोगों ने बराबर माना हुआ, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल है तो कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन बच जाएगा। सही है ना, ये वाला माइनस साइन
ये वाला माइनस साइन, ये माइनस माइनस मतलब ये माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, सही है। ऑलरेडी बाहर माइनस था, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, सही है। तो माइनस साइन बेसिक खत्म हो गया, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो गया और मेरे पास यहाँ क्या बचता है, मेरे पास यहाँ पर बचता है a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सही है। सी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सी बी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये मेरे पास जो है वो कहानी बच रही है यहाँ पर। ओके, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, तो इस कॉस से क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। जाहिर बात है कैंसिलेशन होगी, यानी कि यहाँ भी कॉस से कैंसिल हो जाए, साइन से कैंसिल हो जाए, इसका मतलब दोनों इक्वेशन बराबर है। तो अगर इन दोनों को बराबर होना है, इन दोनों को कैंसिल होना है, तो ये जो a है ये माइनस सी वी के बराबर होना चाहिए। देखिए कॉस से कोफिशिएंट को कंपेयर करें, यहाँ पर देखिए ना भाई, ये लिखा हुआ है कॉस a कॉस थीटा b कॉस फाई, सही है। अगर मैं कहता हूँ ये दोनों बराबर हैं, अगर मैं कह रहा हूँ ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b के, ऐसा ही है ना। मतलब a और b आपस में बराबर होंगे तभी ये दो क्वांटिटीज बराबर होंगी, ऐसा ही है ना। तो ये सेम बात कि अगर मैं कह रहा हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका कॉस इसके कॉस के बराबर ताकि वो कैंसिल हो सके, इसका साइन इसके साइन के बराबर आना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो सके। तो कंडीशन क्या बनती है, a इज इक्वल टू माइनस सी बी, इसका कोफिशिएंट अगर लेट से 3 है, इसका कोफिशिएंट भी 3 है, तो 3 और 3 दोनों बराबर हो कैंसिल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कोफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए, सही है। ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, सही है। तो इसका मतलब इस साइन भी दोनों के जो है वो बराबर सेम होने चाहिए, तभी कैंसिलेशन होगा। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी, बहुत ज़्यादा मैंने डिस्कस कर लिया इस बात को, आई होप ये पहले ही क्लियर हो गया होगा। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, साइन और साइन बराबर आने चाहिए, तो कैंसिलेशन के लिए माइनस बी बराबर होना चाहिए सी ए के, ऐसे ये माइनस नहीं है, ओ यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया था ना, तो ये प्लस बन गया था ना। हाँ सही है, बड़ी माजरत के साथ ये गलती दरगुजर फरमा दीजिएगा। थोड़ा सा एंजाइटी के अंदर, थोड़ा सा एक्साइटमेंट के अंदर ना घबराहट हो जाती है, सही है। मैं दोबारा बताता हूँ, माइनस साइन कहाँ गया, समझ में आ गया तो 10 सेकंड आगे कर दो। ये माइनस था, ये माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी टर्म, सॉरी माइनस जब कॉमन लेंगे ये देखिए ये वाली इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड हमारी ना, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लिया, बाहर ऑलरेडी एक माइनस था, इस माइनस को कॉमन लिया, इस माइनस के साथ क्या हो गया, प्लस हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है मैंने, सही है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड यहाँ लिखी हुई है, तो इसको नहीं देख रहे, इसको देख रहे हैं हम लोग। ये माइनस साइन बाहर चला गया, जब माइनस साइन बाहर जाएगा तो ये टर्म भी पॉजिटिव हो गई, ए कॉस वाली, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, बी साइन वाली, तो बी साइन वाली टर्म भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो ये टर्म पॉजिटिव है। तो प्लीज़ को चेक कर लेगा, जब आप कुछ भी नहीं करिएगा, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो माइनस साइन कॉमन लेते हुए ख्याल कर लेगा, बस, सही है। तो बड़ी मज़े के साथ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई होगी, लेकिन मैं इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा कि अच्छे चलने दें, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ओके, तो रिलेशन हम लोग के पास आ गया, a इज इक्वल टू सी बी, a इज इक्वल टू माइनस सी बी, ये माइनस साइन आज मरवाएगा मुझे लग रहा है, और b इज इक्वल टू सी ए, सही है। दो इक्वेशंस हैं, सही है ना, एक दूसरे में पुट करें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। c की वैल्यू बेसिकली हम लोग को फाइंड करनी है। मैं इसकी जगह पर इस a को उठा के यहाँ रख देते, तो दिस विल बी b इज इक्वल टू सी माइनस सी बी, ऐसा हो जाएगा भाई। b से b कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर्ड, सही है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, स्क्वायर रूट ले लें, c इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। अंडर रूट माइनस 1 बच्चों किसके बराबर होता है, सर अंडर रूट माइनस 1 को हम लोग आयोटा लिखते हैं, एंड हेंस दिस c टेल्स अस
ये सी हम लोगों को ये बता रहा है कि आपकी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन में, आपकी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ इस आयोटा की कमी थी। उस आयोटा को यहां पर पुट करेंगे एंड दस हमारी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन तैयार हो गई। और मैं क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन लिखने जा रहा हूं दैट सेज माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। आई होप ये नज़र आ रहा होगा रेड कलर भाई, हाँ नज़र आ रहा है। माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डबल डेरिवेटिव ऑफ साई x कॉमा टी with respect to position, and on right hand side we have iota, c की जगह now we are putting iota h cut, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया यहां पर x कॉमा टी अपॉन dt। ये आ गई हमारी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन। और ये क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन हम लोगों को ये बात बता रही है, ये क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन में ये बात बता रही है आयोटा का होना यानी कॉम्प्लेक्सिटी को जाहिर कर रहा है कि हमारे वेव फंक्शंस जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन होंगे। उसमें रियल पार्ट भी होगा, उनमें इमेजिनरी पार्ट भी होगा। वो क्या होगा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रहे कि हमारे जो वेव फंक्शन होंगे द प्रेजेंस ऑफ इमेजिनरी नंबर आयोटा मीन द सोल्यूशन टू श्रोडिंगर इक्वेशन। जो आखिर में हमारा वेव फंक्शन आएगा वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हुआ करेगा। ये आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर देखेंगे। ये जो इक्वेशन हम लोगों के पास आई है भाई बच्चों, ये इक्वेशन कहलाती है श्रोडिंगर इक्वेशन। ये कहलाएगी वन डायमेंशनल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ बस, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, जो श्रोडिंगर के अपने माइंड से आई थी। ये कहा जाता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन की कोई डेरिवेशन नहीं है, उसके रिसर्च पेपर में कोई डेरिवेशन नहीं लिखी, इसको यहाँ डिवाइड किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, हम तो फिर भी इतना कर रहे थे। तो उसके बारे में ये कहा जाता है, अल्लाह जाने उसने क्या किया है लेकिन ये है कि वो डेरिवेशन नहीं है कोई, ये पुट कर रहे हैं, वो पुट कर रहे हैं, इसको यहाँ से डिवाइड कर मल्टीप्लाई किया। ये इंट्यूशन बेस्ड, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने, अगर आप गौर करें, हमने वैसे ही काम किया। हमने क्लासिकल इक्वेशन को देखा, कहाँ गई, अच्छा क्लासिकल इक्वेशन मिटा दी, क्लासिकल इक्वेशन आप नोटबुक में देख सकते हो आप। क्लासिकल वेव इक्वेशन को देखा, क्लासिकल वेव फंक्शन को देखा, उसकी बेस पे आहिस्ता 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 स्टेप चढ़ते रहे, कुछ गलती हुई फिर उसको ठीक करा, फिर उसका रिलेशन चेक करा, ये वो करते करते आखिर में हम अपनी क्वांटम मैकेनिकल वेव इक्वेशन तक पहुंचे। इसको हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। वन डायमेंशनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खाली इसमें एक्स आ रहा है, उसको थ्री डायमेंशनल की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और अगर आप गौर करें तो एक आखिरी बात मैं यहां पर कर देता हूं कि हमारा वेव फंक्शन ये रहा। वेव फंक्शन के अंदर, और आई होप मैंने कोशिश तो ये करी कि अच्छी तरह चीज़ों को डिलीवर करूं। अगर स्टिल बेटा कोई कमी रह गई है, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात मैं सही से डिलीवर ना कर सका हूं, तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट्स के अंदर, ताकि मैं उसको जो है फिर वो कैटर कर सकूं। इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, मेरे लिए भी लर्निंग होगी, सही है ना, तो खुल के डिस्कस करने को मसला नहीं है। ओके, हमारे पास, अच्छा आयोटा को मैं यहाँ पुट करने लगा हूँ, ये b इज इक्वल टू सी था ना, तो ये क्या हो गया, b इज इक्वल टू आयोटा a, b इज इक्वल टू सी था ना, हमने इस इक्वेशन को यहाँ पुट किया था, यहाँ पुट करने तब भी सेम आएगा, सही है ना, एक ही बात है। तो b इज इक्वल टू सी है, अब पुट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, b इज इक्वल टू आयोटा। इसको करके देखिएगा कि यहाँ पर b इज इक्वल टू आयोटा, यही इक्वेशन आनी चाहिए। खैर, अब मैं b की जगह आयोटा a पुट करने लगा हूँ अपने सपोज किए हुए सजेस्टेड वेव फंक्शन के अंदर, a cos kx माइनस ओमेगा टी। b की जगह क्या आएगा यहाँ पर, आयोटा a साइन kx माइनस ओमेगा टी। आप देख सकते हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, एंड दिस पार्ट जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है अलग से, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ आवर वेव फंक्शन। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले तो a कॉमन लेके भी लिख सकते हो आप, लेकिन वैसे इसको अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखूं तो रियल पार्ट ऑफ आवर वेव फंक्शन इज कॉम्प्लेक्सिटी की वो क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस याद रखें कि इसके कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन हो सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स की गुंजाइश हम लोगों ने निकाल दी। सॉरी, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, a cos
kx minus omega t, and our imaginary part im means imaginary x comma t, इसको ऐसे लिखा जाता है, सही है ना। तो बेसिकली यहाँ लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे सेपरेट करेंगे, ऐसे सेपरेट करेंगे। तो ये हम लोगों के पास ये हमारा वेव फंक्शन तैयार हो गया। अच्छा, वेव फंक्शन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या हो सकता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। वेव फंक्शन में काफ़ी सारी बातें करनी कि वेव फंक्शन हम आगे जाके देखेंगे, उसमें भी मसले मसाइल भी आएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन ड्राइव करी है, सही है। हाँ, इस पार्ट को मैं कंप्लीट कर दूँ, इस पार्ट को कंप्लीट कर देता हूँ मैं। अगर आपने नहीं लिखा तो उसको पॉज करके बैक करके देख लेना आराम से, लिखते रहना। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे नज़र आया, इसको ख़त्म कर लिया जाए। ओके, एक चीज़ आपने ये करनी है कि आपने इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0। इसके साथ क्या होगा, रियल पार्ट टाइम 0 का मतलब क्या है, मैं t की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, सही है। t की जगह 0 पुट कर दिया, a cos kx हो जाएगा, माइनस ओमेगा t 0 हो गया। और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को ड्रॉ करिएगा प्लीज़, ड्रॉ करके देखिए कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, सही है। ड्रॉ का मतलब क्या, क्या ड्रॉ करेंगे आप, y एक्सिस पे साई लेंगे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट कौन हो जाएगा, x हो जाएगा। तो y वर्सेस x, आप y नहीं सॉरी साई वर्सेस x ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a साइन kx। देखिएगा क्या आ रहा है, ये ग्राफ ज़रूर ड्रॉ करिएगा। ओके, उसके बाद और उसको मिलाकर कैसे लिख सकते हैं वेव फंक्शन को, x, 0, a पहले कॉस है, अगेन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग जो लेके चले वही लिखेंगे, प्लस आयोटा साइन के एक्स। अच्छा, ये जो हम लोगों का हमने लिखा है फंक्शन, ये जो वेव फंक्शन हमने लिखा है ये वाला, इसको भी किसी को भी हम लोग आयलर इक्वेशन में लिख सकते हैं, आयलर फॉर्म में लिख सकते हैं। आयलर फॉर्म क्या है, जरा आयलर फॉर्मूला देख लें कि अगर लिखा हुआ है ई आयोटा थीटा, इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर लिखा हुआ है ई आयोटा माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली माइनस आ जाएगा, कॉस का माइनस थीटा क्या बन जाता है, पॉजिटिव इवन फंक्शन है, तो ये दिस विल बी कॉस थीटा। साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, दिस विल बी माइनस आयोटा साइन थीटा। तो इस तरह से हो जाता है, ये सही है। अब अगर मैं इसको भी, इस वेव फंक्शन को भी आयलर इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा गौर करिएगा। x, t, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है मतलब हमारे लिए ना। a कॉमन आ जाएगा दोनों के अंदर से, सही है ना, a कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा सेम है, सही है। तो ये हो जाएगा e पावर आयोटा थीटा, तो आयोटा अलग आ गया, थीटा क्या है, kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी, तो ये आ गया kx माइनस ओमेगा टी, सही है। तो ये हो गया, और इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, बेस सेम हो, पावर ऐड होती है, सही है, तो पावर्स ऐड हुई यानी कि के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी अलग हो सकता है, के एक्स अलग हो सकता है। सो दिस विल बी आयोटा के एक्स और माइनस आयोटा ओमेगा टी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो पार्ट है ये वाला, इसमें क्या आ रहा है, इसमें से टाइम आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें से पोजीशन आ रही है, पोजीशन और टाइम अलग अलग हो गए बेसिकली। तो ये वो वाला पार्ट है जिसको हम लोग ऐसे लिख रहे थे, साई एक्स। वो जो मैंने शुरू में बताया था कि वो जो स्मॉल साइज से जो हम लोग लिखेंगे, स्मॉल साइज से पोजीशन लिखा जाएगा और कैपिटल साइज से पोजीशन टाइम अलग दोनों लिखे जाएंगे। तो पोजीशन अगर अलग हो जाए
तो उसको हम लोग स्मॉल साइज से लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। और ये जो के है, के के बारे में आपको याद रहे, ये इन्फॉर्मेशन याद रहे, के अगर ग्रेटर देन 0 यानी के पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और के अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। सही है ना, कि हम लोगों को वेव के प्रोपगेशन के बारे में बताते हैं, वेव किस तरफ प्रोपगेट कर रहा है। तो इस केस में कि हमारा पॉजिटिव है तो हम लोग मान रहे थे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें स्टिल कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, आप पूछ लेगा। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे इस वेव फंक्शन से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन कैसी होगी, और इस वेव फंक्शन को और अच्छा कैसे बना सकते हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट करें। सही है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए भाई यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।